मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2। तो बच्चों, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक EVS पार्ट 2 परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं हम ऐसे बने। तो आइए बच्चों, आज का पाठ देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और कालखंड की संकल्पना। इतिहास और कालखंड की संकल्पना पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने देखा था काल विभाजन और काल रेखाखंड, यानी हमने देखा था काल विभाजन और कालखंड रेखा, यानी डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन की बात हमने की थी। बच्चों, हमने देखा था कि काल विभाजन और कालखंड रेखा, जो कालखंड का बोध कर लेने की विभिन्न पद्धतियों की हमने बात की थी। हमने ये भी देखा था कि समय का विभाजन, यानी बच्चों समय तो अखंड है, समय लगातार चलता आ रहा है और समय आगे चलता भी रहेगा, लेकिन बच्चों हम अपनी सुविधा के अनुसार इसका विभाजन करते हैं। बच्चों, हमने ये भी देखा था कि काल का विभाजन हम किस उद्देश्य और किस पद्धति से करते हैं, इस आधार पर कालखंड का बोध कर लेने की पद्धतियाँ निर्भर रहती हैं। बच्चों, हम सुबह की बात कर रहे थे, हम आगे फिर जैसे ही दिन बढ़ता है उसकी हम बात कर रहे थे, फिर रात होती है उसकी भी हमने बात पिछली बार की थी। तो चलिए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। हमने बात की थी बच्चों पिछली बार कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमने ये भी देखा था कि सूर्य के सामने का जो भाग, यानी पृथ्वी पर जो भाग सूर्य के सामने का हिस्सा जो पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो वहाँ पर दिन होता है, और उसके पीछे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होती है, वहाँ पर अंधेरा होता है। ये हमने देखा था। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी देखा था कि काल गणना और काल गणना की जो पद्धतियां हैं, हमने एक उदाहरण के द्वारा देखा था कि किस तरह से जो टाइमलाइन की अगर बात करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जहां 1630 में, फिर स्वराज्य की शपथ 1645 में, आगरा से छूट जाना 1666 में, राज्याभिषेक हुआ 1674 और मृत्यु हुई थी शिवाजी महाराज की 1680 में। ये एक टाइमलाइन है, हमने इसकी चर्चा की थी। तो बच्चों, संपूर्ण विश्व में कालगणना की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं और इन पद्धतियों में ईस्वी सन यह प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इतिहास का काल विभाजन की किसी बात करें बच्चों, तो इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो हम पीछे बात करें तो बहुत पीछे, यानी अगर हम ब्रह्मांड की बात करें बच्चों, यूनिवर्स की बात करें, तो बच्चों स्क्रीन पर जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये यूनिवर्स का चित्र है। आप यहाँ पर छोटे बड़े लाखों करोड़ों अरबों खरबों यानी असंख्य पिंड देख सकते हैं। बच्चों, इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में असंख्य पिंड है, और बच्चों ऐसा माना जाता है कि कोई भी पिंड अगर देखा जाए तो वह स्थिर नहीं है। तो जरा देखने का प्रयास कीजिए, समझने का आगे हम प्रयास करेंगे। जब हम बच्चों बात करते हैं भूतकाल की घटनाओं का, भूतकाल ही इतिहास का कालखंड है। और बच्चों, ये कालखंड जो आज की अगर बात करें 2020 की बात करें, तो अगर इसके पीछे आप, यानी अगर हम कहें कि कालखंड को किस, यानी काल को, अगर समय को बच्चों खंड करने की बात आए तो काल तो अखंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसके पहले हमने चर्चा की किस तरह से आवश्यकता के अनुसार किस तरह से उसका विभाजन किया जाता है। तो बच्चों, इतिहास के काल विभाजन की बात करें तो अब आइए हम यूनिवर्स को, यानी ब्रह्मांड को जानने के बाद देखिए उसका एक छोटा सा हिस्सा जो सोलर सिस्टम आप देख पा रहे हैं बच्चों, ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही है
केवल जो सोलर सिस्टम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूर्य को आप बीच में देख पा रहे हैं, उसके साथ आप देख सकते हैं कि जो ग्रह हैं ये किस तरह से उसके चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह या उपग्रह। तो बच्चों ये आप देख पा रहे हैं, सोलर सिस्टम को आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर आप समझने का प्रयास करें कि हमारे जो सौर मंडल को आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे सौर मंडल की अगर बात करें तो व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास के कालखंड को हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के कालखंड के पहले भी देखा जा सकता है। यानी बच्चों अगर हम बहुत पीछे जा कर के देखें तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें बच्चों, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और बच्चों पृथ्वी क्या है? हमारे इसी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जब पिंडों की बात होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष में तमाम इस प्रकार के पिंड हैं। अगर हम छोटे बड़े, चाहे हम तारों की बात करें या और भी तमाम प्रकार के पिंडों की बात करें, राइट, तो जो कि ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यानी बच्चों अगर हम सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ की हम बात करें तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। हमने कहा इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ध्यान रखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक इन 4.5 अरब वर्षों के विशाल कालखंड को एकदम से समझ लेना आवश्यक है। तो जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए बच्चों। ये विभाजन अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये 2 चरणों में माना जाता है। बच्चों इसको अगर हम देखें तो एक प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की दृष्टिकोण से देख सकते हैं और एक हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक कालखंड के रूप में देख सकते हैं। तो बच्चों जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो 4.5 अरब वर्षों के इस कालखंड को समझने की बात करें तो इसका जो विभाजन है मुख्यतः 2 चरणों में किया जाता है। पहला आप देख पा रहे हैं जिसे प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं बच्चों, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे कहते हैं, और दूसरा है ऐतिहासिक कालखंड जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रागैतिहासिक कालखंड की बात करें यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें बच्चों, जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते हैं उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। और प्राग का अर्थ पूर्व है, यस पूर्व का। तो बच्चों प्रागैतिहासिक नाम से स्पष्ट है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान रखिए, ये उस कालखंड की बात हो रही है जिसमें इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते हैं। ये उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। प्राग का मतलब ये होता है पूर्व का, ये ध्यान रखिए। से संबंधित कुछ आप चित्र देख सकते हैं बच्चों की जिस समय इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, इतिहास लिखने के प्रमाण नहीं पाए जाते थे, उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो स्क्रीन पर संबंधित आप चित्र देख सकते हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के हैं। आप देख सकते हैं इस कालखंड में इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। अब हम ऐतिहासिक कालखंड की बात करेंगे यानी हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे बच्चों। इस कालखंड में इतिहास लिखने के लिखित प्रमाण पाए जाते हैं। इस कालखंड को इसीलिए ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं, इतिहास लेखन की परंपरा यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह के चित्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस विभिन्न प्रकार के किलों की बात करें, यस आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर जो है कि अगर हम वास्तुओं की बात करें तो जो वास्तु आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये ऐतिहासिक कालखंड के हैं, यानी इनके समय में इतिहास लिखने के जो है प्रमाण पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।
काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और काल निर्धारण यानी साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज यानी डेटिंग की बात करें तो बच्चों हम आज कौन सा दिन है अथवा कौन सी तिथि या तारीख है जब हम निश्चित करते हैं तब हम काल गणना करते हैं। बच्चों यहाँ समझने की बात है जब हम ये कहते हैं कि हम इन पद्धतियों में काल गणना अगले अथवा पिछले क्रम से की जाती है। जैसे यह महीना जून है तो फिर पिछला महीना मई था, तो इस तरह से अगला महीना जुलाई, फिर आगे आएगा अगस्त। अगर तारीख आज जो भी तारीख, जैसे अगर आज 10 तारीख है तो कल 11 तारीख होगी, ये जो बीत गया वो 9 तारीख। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको समझना है। यानी हम अगर डेट की बात करें, जैसे अगर मई महीने की बात करें, मई महीने के बाद जून का महीना, जून के महीने के बाद ये जुलाई का महीना, इस क्रम में आते रहता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से तो हम निश्चित करते हैं हम काल गणना की बात कर रहे हैं। बच्चों ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में घटित घटनाओं का अध्ययन करते समय उनके कालखंडों का उल्लेख ईसा पूर्व अमुक वर्ष इस प्रकार माना जाता था। बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम कुछ बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो देखिए तमाम अगर खंडहरों की बात करें, जिन खंडहरों को देख करके आप सोच सकते हैं कि ये हजारों वर्ष पहले या इससे और भी अधिक वर्ष पहले इनका जो निर्माण हुआ होगा बच्चों। बट इसका हम केवल अनुमान लगा रहे हैं या इसके बारे में पता भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी इसी संदर्भ में हम लोग आगे लेने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे बच्चों। उसमें से कुछ घटनाओं की जानकारी हमें भूमि के नीचे दबे प्रमाणों के आधार पर प्राप्त करनी पड़ती है। वह प्रमाण संभवतः वस्तु अथवा भवन के अवशेष के रूप में होता है। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद, ये हजारों साल हो सकते हैं, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन जब वो खंडहर हो जाता है तो उसके बाद उसका पता लगाना, यानी भवन के अवशेष के आधार पर उसका पता लगाना कि आखिर में ये भवन, इसका निर्माण कब हुआ होगा, यानी ये समझने की बात है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूमि के नीचे मिट्टी की एक और दूसरी ऐसी अनेक परतें संचित रहती हैं। मिट्टी की परतों और उन परतों में पाए जाने वाले अवशेषों के कालखंड अमुक तिथि से अमुक तिथि तक है, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, बाईं ओर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है कि देखिए, अगर परतों की बात करें, जो बेड्स की संस्तरों की बात करते हैं मिट्टी के, तो वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं, यानी हम जब अवशेषों की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन अवशेषों के द्वारा ही जो कालखंड पता करने की बात होती है, वो कालखंड पता किया जाता है। तो आगे हम समझने का प्रयास करें वो कौन सी पद्धति है। तो ऐसा निष्कर्ष यदि कालमापन के आधार पर निकाला गया तो यह कहा जा सकता है कि उस बर्तन का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का है, और इसी के आधार पर उस बर्तन की संस्कृत कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 का है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, इस तरह से अगर ज्ञात होने के बाद जब निष्कर्ष निकाला जाता है, तो निष्कर्ष निकाले के बाद अगर पता चलता है तो इससे पता चलता है कि ये बर्तन कब का है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन पर आप देखिए कुछ घटनाएं दी गई हैं जो कि इतने ईसा पूर्व में ये घटित हुई हैं। ये ईसा पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे कर्ब 14 पद्धति क्या है। कर्ब 14 पद्धति द्वारा 60,000 वर्षों से पूर्व तक की प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारित करना संभव होता है। और बच्चों ये पद्धति बिलार्ड लीबी नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। किसी वस्तु की आयु को निर्धारित करने की इस वैज्ञानिक पद्धति को कर्ब 14 पद्धति कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये महोदय, ये महाशय हैं बिलार्ड लीबी, आप देख सकते हैं, इन्होंने ही प्रयास किया था इसके लिए।
ये कि किस तरह से 60,000 वर्षों तक की जो प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारित करना संभव हो पाता है बच्चों। और ये किस पद्धति से हो पाता है? ये होता है कर्व 14 पद्धति से। तो इस तरह से कर्व 14 पद्धति द्वारा बिलार्ड लिबी ने ये जो जिस आविष्कार की हम बात करें, जिस पद्धति की बात करें, उस पद्धति के द्वारा इन्होंने तय की है। इससे पता लगाया जाता है। तो इस तरह बच्चों कालमापन की अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन कर्व 14 पद्धति अधिक उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। तो इसका उपयोग अधिक किया जाता है। कर्व 14 की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे कि स्क्रीन पर आपको एक कथन मिलेगा, पहचानना कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो सत्य करके लिखना है। किसी वस्तु की आयु को निर्धारित करने की इस वैज्ञानिक पद्धति को कर्व 14 पद्धति कहा जाता है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। ये तो आपको याद होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन और देखिए, जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए नहीं जाते उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। तो इस कथन को सत्य करके लिखना है। जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए नहीं जाते हैं उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ध्यान रखना है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।